हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और हम आज अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर फिर एक बार मिल रहे हैं। इस YouTube चैनल में आपको बता दें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के जो सब्जेक्ट हैं सब के सब एक सीरियल से सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। उनके लेक्चर्स वो भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और साथ ही साथ एग्जाम पे पैटर्न क्वेश्चंस का एक अपार जो कलेक्शन है, बहुत भयंकर कलेक्शन जो हर जगह नहीं मिलेगा, वो इस चैनल में आपको मिलने वाला है। तो हम लोग मेरे बच्चों चल रहे थे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पे बात कर रहे थे। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बहुत सारी बातें हमने इस पे कर रखी थी। अब हमारे पास एफ ब्लॉक जो टॉपिक था वो एफ ब्लॉक है अगला टॉपिक, लेकिन उसके पहले हमने कल आपको बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पे बात की थी। बैलेंसिंग आपको आयोनिक इक्वेशन मेथड से कराई थी। आज एक दो इक्वेशन की बैलेंसिंग करवाने के बाद हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पे बात करेंगे। तो एक दो बैलेंसिंग जरा कर लेते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन, क्योंकि मॉलिक्यूलर इक्वेशंस जो होती हैं वो सीबीएसई पैटर्न पे नहीं आती, वो आईएससी पैटर्न पे आती हैं। तो चूंकि ये चैनल मोस्टली सीबीएसई के और आईएससी दोनों के पर्पज से है, इसलिए आईएससी का भी मटेरियल हम लोग पैरेलल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि डी ब्लॉक में जो इक्वेशन बैलेंसिंग है उन पे हम लोग बात करने, हम लोग कुछ मॉलिक्यूलर इक्वेशंस की बात करें कि कैसे उन इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब जैसे मॉलिक्यूलर इक्वेशन हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट के लेते हैं हम लोग, तो सपोज करिए जो इक्वेशन है वो कुछ हमारे पास इस तरह की है, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 gives out K2SO4 plus MnSO4 plus Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। मेरे बच्चों इस टाइप की इक्वेशन आपको गिवन होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड एग्जाम है आईएससी का उसमें इतनी इक्वेशन केवल गिवन होगी और आपको आगे की इक्वेशन खुद ही लिखनी है, खुद ही बैलेंस करनी है। तो अगर कहीं भी KMnO4 आता है तो KMnO4 के साथ आपको MnSO4 लेना पड़ेगा। FeSO4 आता है तो उसमें फेरस, चूंकि FeSO4 फेरस है तो फेरस जो होता है हमेशा फेरिक में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है इनके ऊपर लिख लेते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ K का +1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर O का -2 होता है। उससे ये पता चल जाएगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो KMnO4 में Mn की यहाँ पे रख लेते हैं +7, SO4 पूरे की -2 होती है तो यहाँ पे H की +1 आ जाएगी, SO4 पूरे की -2 है तो यहाँ पे +2 आ जाएगी। इसी टाइप से SO4 -2, K की +1, MnSO4 में -2, ये +2 आई, Fe2SO4 -2 और ये +3 आ गई और H2O तो बैलेंसिंग के लिए रखते ही हैं। तो अब जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है जरा उसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि जैसे सपोज करिए KMnO4 के साथ आपको लेना पड़ेगा MnSO4 आपको लेना पड़ेगा। Mn की +2 है, यहाँ Mn की +7 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस क्या आया, OND कितना आ रहा है +5। इसी टाइप से आप FeSO4 के साथ ले लीजिए Fe2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है। ठीक, तो OND कितना है, OND +1 का डिफरेंस आया है। तो +1 का डिफरेंस आया, यहाँ पे आप देखिए 5 और 1, यहाँ आप 1 से मल्टीप्लाई करिए पूरी इक्वेशन में और यहाँ पे 5 से करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर देखिए जरा इक्वेशन क्या आती है। तो यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये ऐसे ही आ जाएगा KMnO4 प्लस
एक चीज और देखिए, यहाँ पे Fe कितना है 2 है, यहाँ पे Fe कितना है 1 है, तो पहले Fe को यहीं पे बैलेंस कर लीजिए। अब तो ये हो गया 2। अब जो डिफरेंस आया है वो 2 इंटू +1 आया है और इज इक्वल टू 2। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 2 का ऊपर करेंगे, तो 2 KMnO4 प्लस एरो की साइड ये है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 FeSO4 gives out 2 MnSO4 plus 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये आ गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे K भी नहीं बैलेंस है, Mn उधर भी 2 मोल्स में है, इधर भी 2 है, Fe यहाँ 10 है, वहाँ भी 10 है। नहीं अगर बैलेंस है तो वो K है, SO4 है और O है। तो KMnO4 को ध्यान से देखिए, KMnO4 का कंटेंट वहाँ पे कौन है, K2SO4 से वो रिलेटेड है। K सिर्फ K2SO4 में है, तो आपको ये इतनी बैलेंस हो गया, आ गई। अब बैलेंस्ड इक्वेशन 2KMnO4 प्लस 10FeSO4 एरो 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4। यहाँ पे जो आप देख रहे हो तो सिर्फ एक जगह पे K है उस साइड, तो वो है वो K2SO4। K2SO4। अब देखो SO4 कितने हैं उस साइड, 5Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो अगर SO4 को ध्यान से देखेंगे, 2 ये SO4 है, 5 3 जा 15, 15 और 2 17 और 1 18। यहाँ पे हमारे पास 10 SO4 है, हमें कितने की नीड है, 8 SO4 की नीड है। वो कौन देगा, H2SO4 देगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है अलग से, यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे आप लगा लीजिए 8H2SO4। अब 8H2SO4 लगाने के बाद आप ध्यान से देखिए, SO4 तो क्लियर हो गया, अब बच रहा है O और H। तो ये 4 2 8 ऑक्सीजन और 8H2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8H2। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन चिल्ड्रन, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये मॉलिक्यूलर बैलेंस्ड इक्वेशन है आपकी। इस टाइप से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, और भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पे हमने एक बताई है, आपको भी एक और मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पास आई अगली इक्वेशन, आपके पास एक अगली इक्वेशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 plus H2S gives out K2SO4 plus Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस S प्लस H2। ये इक्वेशन कोई आपको गिवन है, इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। ठीक, तो सबसे पहले वही आप ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट्स की उसके ऊपर रख लीजिए। तो जब क्रोमियम की रखोगे तो +6 आएगी, O की हमेशा -2 होती है, K की हमेशा +1 होती है, पूरे SO4 की -2, H की +1, S की यहाँ पे -2 होगी, H की +1 होगी। ठीक, पूरे SO4 की -2 होगी और K की +1 होगी। इसी टाइप से SO4 की -2, Cr की
+3। S की यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको K2Cr2O7 + H2SO4 लेना है, ठीक। तो स्टार्ट कर दीजिए K2Cr2O7 से। सबसे पहले आप K2, देखो 11th क्लास में आपको दो टॉपिक थे, बैलेंसिंग इक्वेशन में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ये जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड थे और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो यहाँ जो CBSE का प्रॉपर पैटर्न है उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का मैटर है और जो ISC का पैटर्न है उसमें मॉलिक्यूलर इक्वेशन का मैटर है। तो K2Cr2O7 के साथ मेरे बच्चों आप ले लीजिए Cr2SO4 का होल थिकनेस। ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे आपने देखा है कितनी है, +6, यहाँ पे है +3, तो OMD कितनी है, 3 × 2, ठीक। Cr इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 × 6 का डिफरेंस आया है क्योंकि 2 क्रोमियम, भाई एक क्रोमियम में +6 +3 का डिफरेंस, दूसरे क्रोमियम में फिर 3 के लिए, तो 3 × 6 हो गया। दूसरे में कौन लोगे, H2S के साथ किसको ले रहे हो, S, ये -2 है, ये कौन है, 0। तो OND क्या आया है, 2 का डिफरेंस आया है, 2 का डिफरेंस आया है OND, ठीक। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन है 2, ठीक। 2 को 2 से खत्म कर दीजिए, ठीक है, 2 को 2 से खत्म, तो यानी 3 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, 1 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन, इस पूरे में 3 का, इस पूरे में 1 का, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मानिए K2Cr2O7 + 3H2S Cr2SO4 का होल थ्राइस + 3S, इतना ये हो गया। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन की। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में K2Cr2O7 + 3H2S, गुड। Cr2SO4 का होल थ्राइस + 3S, ठीक है डियर चिल्ड्रन। अब इसके आगे आपको बैलेंस करना है, ठीक। तो K यहाँ पे Cr भी बैलेंस है, S भी बैलेंस है। अब अदर एटम में कौन बचा, अदर एटम में हमारे पास बचता है K, अदर एटम में हमारे पास कौन बचता है, K बच रहा है और हाइड्रोजन बच रहा है, ऑक्सीजन बच रहा है। तो हम लोग K के लिए देखेंगे ऊपर कंटेंट कौन है, K के लिए ऊपर देखा तो K के लिए कंटेंट सिर्फ हमें K2SO4 मिला, यहाँ आप लिख दीजिए K2SO4। अब K2SO4 भी हो गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि SO4 कंटिन्यूअसली उधर बढ़ता ही जा रहा है, तो भाई SO4 देख लो, SO4 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा है, तो 1, 4 SO4 हमको दिख गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, SO4 का कंटेंट हमको मिलेगा H2SO4 से, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 4H2SO4। अब जैसे ही 4H2SO4 लिया, तो यहाँ पे आप देखिए 4H2, 3H2, 7H2 हो गया, और 7H2 7O के साथ क्या बना देंगे, 7H2। और मेरे ख्याल से ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि इसीलिए हमने आपको जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट लगाया है उसको ग्रीन पेन से दिखाया है, बाकी येलो पेन से, ठीक। तो इस टाइप से हमारे ये जो इक्वेशंस हैं आपको ऐसे ही बैलेंस करनी है, क्योंकि ये इक्वेशन जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन है वो इसी पैटर्न में, इसी फॉर्म में बैलेंस होती है।
ये फॉर आईएससी के लिए था। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक एफ ब्लॉक की तरफ। ठीक, तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं एफ ब्लॉक में आपके पास जो है एफ ब्लॉक में आपके पास दो सीरीज होती हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दो सीरीज इसमें होती हैं। ठीक, तो लेंथेनॉइड जो होते हैं वो 4f सीरीज होती है और एक्टिनॉइड जो होती है वो 5f सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। दोनों के दोनों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो 4f सीरीज में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दो ही सीरीज आती हैं। ठीक, कौन सी है, क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग उस पर बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट इन विच the last electron enters n-2f ऑर्बिटल, यानी जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करे, n-2f ऑर्बिटल में इंटर करे। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाऊंगा। तो जो भी लास्ट सेल में जो इंटर करेगा उसको क्या कहा जाता है, n-2f ऑर्बिटल में जिसका इलेक्ट्रॉन इंटर करे उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। The general electronic configuration of these elements can be represented by n-2 f 0 to 14, n-1 d 0 to 1 और लास्ट में ns2। ये किसी भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, द टू सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इट मींस एक 4f सीरीज और दूसरी 5f सीरीज। तो 4f इनर ट्रांजिशन मेटल्स Ce 58 Ce to 71 Lu known as लेंथेनॉइड्स। जो 4f सीरीज होती है उसके एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, बिकॉज दे कम इमीडिएटली आफ्टर लेंथेनम। लेंथेनम के बाद तुरंत ये लोग आते हैं, इसीलिए हम लोग इनको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। ऑइड्स मीन्स होता है जस्ट लाइक, और लेंथेनम मतलब लेंथेनम की तरह। तो जो लेंथेनम की तरह होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। ठीक, दूसरा 5f इनर ट्रांजिशन मेटल्स 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। यहां से 90 से लेके 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंशियम तक आर नोन एज एक्टिनॉइड्स, क्योंकि ये सारे के सारे एक्टिनियम की जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए इनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, बिकॉज दे कम इमीडिएटली आफ्टर एक्टिनियम, इसीलिए इनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग को बात करनी है, चूंकि अब ये जो पूरा का पूरा है 5f सीरीज पूरी है, जो एक्टिनॉइड्स हैं ये सारे एक्टिनॉइड्स जितने भी हैं, ठीक, एक्टिनॉइड्स जितने भी हैं ये सब के सब रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव है। ठीक, रेडियो एक्टिव मतलब अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज करते हैं, और सारे के सारे लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं है, एक दो हैं बाकी नहीं है एक्टिनॉइड्स में, तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और इनमें से मैं बता दूं कुछ तो नेचुरल रेडियो एक्टिव है भाई, कुछ तो नेचुरल रेडियो एक्टिव है, इस चीज को आपको देखना है। अब जैसे ये हमारे पास सीरीज है, ठीक, ये सीरीज है लेंथेनम, ये आपकी 57 इसका एटॉमिक नंबर है, और ये 57 वाला यही डी ब्लॉक का है, ठीक, यही डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ये बाकी ये सारे
58 से लेके 71 तक ये सारे के सारे आपके ये इतने 40 एलिमेंट्स ये किसके हैं? 4f सीरीज के। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? लेंथेनॉइड्स बोला जाता है। ठीक। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं ही लुट गई। अरे भाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं ही लुट गई। ठीक। तो इसको याद करने के भी कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो टेक्निक्स मैं आपको शेयर करूंगा और आपको इनको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं भी लुट गए। ऐसे याद करना है इसको। अब सबसे पहले अगर आपको सीई, अब कॉन्फ़िगरेशन है इसका, बोल रहा है 4f1 5d1 6s1, तो सीरियम 58 इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सीरियम 58 का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सबसे पहले सीरियम के पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है? तो इनर्ट गैस में आपको मैं बता दूं कि इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। जीनॉन का होता है 54, जीनॉन 54 होता है। अब जीनॉन के बाद 4 है ये। तो जीनॉन के बाद आती है आपकी दो s एलिमेंट s ब्लॉक की। कौन कौन? एक s1, एक s2, यानी एक एल्कली मेटल, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो दो वो निकाल दीजिए। चलिए 54 के बाद 56 हो गई। एक आ गई ये आपकी 57 पे लेंथ है ना, और 58 पे सीरियम। यानी जीनॉन के बाद अगर हम लोग बात करें तो 6s2 4f1 और 5d1। ठीक, ये आएगा। फिर dps, तो ये आपका 6s2 किसके हो गए? ये s ब्लॉक के हो गए दो एलिमेंट, यानी इसमें आ जाएगा 55, 56, ये आपका आ गया 57 और ये आ गया 58। हालांकि मैं आपको बता दूं सीरियम में केवल है ये जो D आया है। अब इसके बाद D केवल दो ही एलिमेंट्स में आएगा, वो गैडोलियम और आपका ल्यूटीशियम में आएगा। तो अगर आपको मान लीजिए प्रोसीडियम का करना है, Pr का होता है आपके पास 59, तो अगर 59 का करना है तो जीनॉन लिखिए ऐसे 54 शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि जीनॉन इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? परमानेंट फिक्स होता है कि यही होगा। तो इसका क्या आ जाएगा? 6s2 कर दीजिए। अब यहाँ से D हट जाएगा, इस पॉइंट से D हट गया और डायरेक्ट सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे? 4f में, यानी ये हो जाएगा 4f3। ठीक, आगे और देख लीजिए, नायोडायनियम में देख लीजिए Nd60। अगर Nd60 का आप करोगे फिर आप 54 जीनॉन लिख दीजिए। जब आप 54 जीनॉन लिख दोगे 6s2, ठीक, 4f4, ये है। अब यहाँ के बाद 64 गैडोलियम कर दीजिए, 64 गैडोलियम। तो 64 गैडोलियम में अगर बात करेंगे आप तो इसमें भी 54 जीनॉन, 6s2, कितने हुए? 56, 8 बचना है। तो अब चूंकि 4f ऑर्बिटल अपने आप को हाफ फिल्ड करने के लिए ये काम ये कर रहा है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देते हैं ताकि आपको नजर आए, अलग दिखना चाहिए। ठीक, 6s2, 4f7 और 5d1, ये आया है खाली। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके पास तीन ही एलिमेंट मिलेंगे। एक सीरियम है, 5d1 लिखोगे, 4f1 लिखोगे
और या तो गैडोलियम। और लास्ट फिर आएगा आपका 71 ल्यूटीशियम। इसमें भी 6s2 4f14 और 5d1। तो इस टाइप से यहाँ पे आपके पास ये आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन। और इस कॉन्फ़िगरेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि भाई आपसे सीरियम पूछ ले, ना सीरियम पूछे तो गैडोलियम पूछ ले, नहीं तो ल्यूटीशियम पूछ लेगा। ठीक, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है। ये फुल फिल हो गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस वजह से चला गया। ये हाफ फिल हो गया क्योंकि हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड या इनकम्प्लीट सेल, इसलिए इनको ऐसे रखा जाता है। तो ये आपकी बात हो गई किसकी, लेंथेनॉइड्स की, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी किसी में डी नहीं आया है, डी केवल कुछ ही पॉइंट पे आ रहे, कुछ तीन ही एलिमेंट्स को अगर देख लें आप, तो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, डी इन तीन के अलावा कहीं भी नहीं आएगा। तो इन तीन को आप याद रखिएगा, 71, 64 और 58। ठीक, तो ये हमारी बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब ये दो सीरीज जिनकी हम बात कर रहे थे, है ना, यही वो सीरीज है। लेंथेनम के ये तो कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई, बिकॉज लेंथेनम क्लोजली रिजेंबल टू लेंथेनॉइड्स, इट इज यूजुअली इंक्लूडेड इन एनी डिस्कशन ऑफ द लेंथेनॉइड फॉर विच द जनरल सिंबल इज Ln। यानी सारे के सारे लेंथेनॉइड का जो सिंबल होगा, जनरल सिंबल क्या होगा, वो Ln होगा, इज ऑफन यूज्ड। सिमिलरली डिस्कशन ऑफ एक्टिनॉइड्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, AC बोलेंगे, बिसाइड्स 14 एलिमेंट्स। तो मैंने बताया भी था आपको अभी सीरीज कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई गदगद तक दिल हुआ। इसको ऐसे याद करोगे, थोड़े पागल यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाइए, मोदी जी नए नोट लाइए, मोदी जी नए नोट लाइए। तो ये आपको बता दूं मैं, कॉफी ऐसे फरमाइए, मोदी जी नए नोट लाइए। तो ये वही दोनों सीरीज हैं आपकी, ये आपकी 4f सीरीज है और ये आपकी 5f सीरीज है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपका इनका कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया। ठीक, अब इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक के, एटॉमिक रेडियाई पे। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स की अब हम लोग बात करेंगे साइज या रेडियाई पे। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने में आपको एक सीक्वेंस पता है कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस। ठीक, ड्यू टू shrink the cells of the atom by effective nuclear charge। क्योंकि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो खींचने से जो सेल होंगी वो सिंक करेंगी, और जब सिंक करेंगी तो जाहिर सी बात है उनका जो साइज है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए when we move left to right across a period in a particular series, the size of the lanthanoids decreases। This is called lanthanide contraction। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। आइए चलते हैं। As the atomic number increases, each succeeding element contains one more electron in the 4f orbital and one proton in the nucleus। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आएगा और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में बढ़ जाएगा और एक प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे बढ़ने लगेगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है द 4f इलेक्ट्रॉन्स आर इनइफेक्टिव इन स्क्रीनिंग एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस कॉजिंग इम्परफेक्ट सील्डिंग। वो फोर्स लगाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट there is a gradual increase in the nucleus attraction for the outer elements। तो जो फोर्स है उस अट्रैक्शन से ये लोग खींचेंगे।
consequently gradual decrease in the size occur, this is called lengthenoid contraction। ठीक, तो lengthenoid contraction क्या है कि जब पर्टिकुलर सीरीज में फोरिया ऑर्बिटल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा, इसकी वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उनका साइज अपने आप धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जाएगा, और जब साइज रिड्यूस हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, यही हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। As the atomic number increases, each succeeding element contains one more electrons in the 4f orbital and one proton in the nucleus. The 4f electrons are ineffective in screening the outer electrons from the nucleus, causing imperfect shielding। मतलब पूरी तरह से फोर्स से वो नहीं बनते। As a result, there is a gradual increase in the nucleus attraction for the outer electrons. Consequently, gradual decrease in a size occur, this is called lengthenoid contraction। The decrease in atomic radii is not quite regular as it is regular in m triple plus ions। ठीक, आयोनिक रेडियाई में कोई ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट नहीं होता, ये सिर्फ किस में होगा, m+3 वालों में होगा, यानी जिस पे +3 चार्ज लगा होगा सिर्फ उन्हीं में ये ग्रेजुअल जो डिक्रीजमेंट होगा वही होगा। तो इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और आप देख भी रहे हो ग्राफ में कि पर्टिकुलर ये एक एक एलिमेंट्स का जो साइज है वो डिक्रीज करता जा रहा है। पहले 110 के अप्रॉक्स से स्टार्ट हुआ और लास्ट में देखिए बहुत कम ये पहुंच चुका है, 90 से भी नीचे पिकोमीटर पे, 71 पिकोमीटर्स के आसपास। तो देखिए क्या है, ये आपकी बात हुई इस पे। अब इसके कॉज क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि व्हाट इज, ये बहुत आया है मेरे बच्चों, इसको तो आप रट ही डालिएगा। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मेरे बच्चों मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्स, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आईएससी हो, कहीं कुछ भी आए, डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक में, यह ब्लॉक का तो कोई भी मैटर आता है, अगर आपसे बोलता है कि इसमें ये चेंजेस हो रहे क्यों हो रहे हैं, तो उसका एक ही रीजन होगा, जैसे सबका मालिक एक है वो है ईश्वर, वैसे इसका सबका मालिक एक होगा वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मसालेदार क्वेश्चन है 2023 के लिए। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, explain the causes and consequences of lengthenoid contraction। तो lengthenoid contraction क्या है, the gradual decrease in atomic and ionic radii size of lengthenoids on increasing atomic number is called lengthenoid contraction। दो लाइन की डेफिनेशन है मेरे बच्चों, दो लाइन की डेफिनेशन देखिए, the gradual decrease in atomic and ionic size of lengthenoids on increasing atomic number is called lengthenoid contraction। cause क्या है, इसका cause है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो कॉज है, ध्यान रखिएगा, इसका जो कॉज है एक लाइन का है ओनली, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बस पुअर शील्डिंग इफेक्ट आपको याद रखना है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। 5f सीरीज में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 4f इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब आ जाइए कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, there is a close resemblance between 4D and 5D transition series। इसकी वजह से 4D सीरीज और 5D सीरीज के बीच में बहुत ही ज्यादा, चूंकि जब एटॉमिक साइज सेम हो जाएगा तो उनकी प्रॉपर्टीज मिलने लगेंगी, जब प्रॉपर्टीज मिलने लगेंगी तो मेरे बच्चों उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई ऑफ ZR एंड HF, जिरकोनियम और हाफिनियम की जो रेडियाई हैं वो अप्रॉक्स सिमिलर हो जाती हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D ट्रांजिशन सीरीज इज हायर देन 3D एंड 4D ट्रांजिशन सीरीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे 5D सीरीज की सब होनी चाहिए कम, क्योंकि आपको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डाउन टू द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है, लेकिन यहाँ पे 5D सीरीज की ज्यादा हो जाती है। अगर टुगेदर इन डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड, एक साथ ये लोग आने लगते हैं और जिसकी वजह से इनको एक दूसरे से सेपरेट करना, एक दूसरे से अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, देयर इज इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर
और इसी वजह से इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट राइट जाने पर डिक्रीज करने लगता है। बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट राइट जाने पर डिक्रीज करने लगता है। क्वेश्चन आया था आईएससी में इसी बार कि लेफ्ट राइट जाने पे बेसिक कैरेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं। तो मेरे बच्चों लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करने लगता है, ठीक, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। दूसरी बात लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये आपका पर्टिकुलर आंसर है। इस क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसको करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे आ जाइए ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमारे पास जो बात होनी है ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बता दूं प्रीडोमिनेंटली अगर मैं बात करूं तो इन सबकी ऑक्सीडेशन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ये लोग +3 पे ही बात करते हैं ज्यादातर, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो +4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं? लेकिन आपको याद रखना है कि आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ओकेजनली +2 and +4 ions in solutions or in solid compounds are also obtained। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो +2 और +4 में भी ओकेजनली पाए जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे यूरोपियम, EU की यही कहानी है कुछ, YB, इटरबियम। तो ये कुछ ऐसे हैं जो सीरियम +4, नोबल गैस की अगर बात करोगे तो सीरियम +4 भी पाया जाता है। सीरियम में भी यही कहानी है, ठीक। तो इस वजह से होता है। अब ये कह रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन इसी में आया SM डबल प्लस, EU डबल प्लस and YB double plus ions in solutions are good reducing agent, but aqueous solution of cerium +4 is a good oxidizing agent। मतलब ये लोग कह रहा है कि बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और सीरियम +4 बोला जा रहा है कि गुड रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब मेरे बच्चों आपको पता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। तो वही वो कह रहा है कि द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड इज +3। लेंथेनॉइड की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको अंडरलाइन करिएगा, वो +3 है। हेंस द आयंस इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड टू चेंजेस +3। तो जो भी आयन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो चाहते हैं कि वो +3 पे पहुंच जाए। अब वो +2 पे है तो +3 पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। वेयर एज जिनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी चाहता है कि +3 पे आ जाए, क्योंकि +3 तो इस पूरे टॉपिक की, पूरे एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जो +4 वाला वो चाहता है कि +3 पे हो जाए, तो उसके लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर इसका आता है। इसीलिए सीरियम +4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये तीनों स्टेबिलिटी के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसीलिए कैसे हैं? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस टाइप से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो जाती है हमारे पास। और F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन पे भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। इतना इसमें पढ़ा, आगे का टॉपिक पे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक कंटिन्यूटी में बना रहे। अगर आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इसके पीछे के लेक्चर्स को देख लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से आपका जो डी ब्लॉक F ब्लॉक है इसका 5 to 7 मार्क्स जो बोर्ड में आना है वो एकदम क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको पूरे साल ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज मिलती रहेगी, वो भी किसके थ्रू? साउथ सिटी PCMB के थ्रू। और आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ शेयर कर देना है, जिससे सभी का भला हो, आपका भी हो। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।